मैंने उसको क्या आप देखे हैं? नहीं नहीं देखे हैं। बिल्कुल प्राइस Group, have you seen the group today? सर आपने बुक का वो एक दो पेज भेजे हैं सर, वो कॉन्फ़िगरेशन का सर। यस मैं भी पूछ रहा हूँ, क्या आप देखे वो वाला? यस सर, बट आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट दिस सर। यस प्लीज गो अहेड, पूछिए क्या सवाल है आपका? सर वहाँ एक कॉलम है जिसमें एटम्स को रिप्रेजेंट किया है बहुत सारी चीजों के, तो सर उसमें कहीं कहीं पे 16 और 32 लिखा हुआ है सर, बट आपने बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम 8 है सर इलेक्ट्रॉन। वहाँ फॉर एग्जांपल सर मैं खो रहा हूँ सर, फॉर एग्जांपल ज़ेनॉन Xc54 उसका है सब के वैल्यू में 2 है, एल वैल्यू में 8 है, एम वैल्यू में 18 है, तो सर हाउ 18 कम्स? देखिए ये जो सवाल है आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है लेकिन इसको बोलने के लिए मुझे एसपीटीएफ का कॉन्सेप्ट देना है, ठीक है? तो वो एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, ऑर्बिटल थ्योरी होता है जो क्लास 11 में है आपका सिलेबस में सीबीएसई का। तो उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये ऑर्बिटल होने की वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो जाता है, चाहे कितना भी कोशिश कर लिया जाए लास्ट सेल में 8 से ज्यादा नहीं रहेगा। हालांकि ये हो सकता है कि एक सेल में 32 रहे, लेकिन लास्ट सेल में जो है कभी भी ये क्रॉस नहीं करेगा। सर लास्ट सेल के लिए है सिर्फ या फिर सारी सेल के लिए है 8 से ज्यादा? नहीं, ओनली फॉर लास्ट सेल, ये बात अच्छे से समझो, ओनली फॉर लास्ट। ये हो सकता है कि इससे पहले वाला सेल में इससे ज्यादा रहे। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ दिस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। लेट मी डू दैट। ओके, देखिए मैं जैसे कि आपने बोला अभी कैल्शियम का जिंक का ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं। राइट ऑन। let us take a जिंक 30। तो क्या है ना, के में कितना आ गया? 2 आ गया। एल में कितना आ गया? 8 आ गया, है ना? तो एम में कितना आ गया? अब देखिए 2 8 10, तो एम में कितना आएगा? सर एम में 18 तक आ सकता है। हाँ 18 ही आएगा ना, तो 2 8 10 10 और 18, तो एम में कितना आ गया? 2 आ गया। In morning you told us sir that in a K you can put 2, in L you 8, after then the number increased, you do only 8. When 8 comes you change the cells, number of cells. No. See, for example 2 8 8 3, अभी आपने सुबह ही बताया सर 2 8 8 6, तो सब पहले ही 16 करके 6 क्यों नहीं लिख सकते? Just a minute, let me that page come again so that it will be better to understand. Okay sir. Just a minute. देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए इसको, क्या लिखा हुआ है ऊपर, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए इसको। सर सेल नेम, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। यस सर, नंबर ऑफ मैक्सिमम लेकिन इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये नहीं है कि मिनिमम नहीं रहेगा। तो मैंने 2 8 के बाद वहां पे ऐसा था ही नहीं कि रहने वाला ना। जैसे कि एल में आप सबसे ज्यादा 8 ही रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। जैसे आज सुबह में हम लोग किए ना, तो ऐसा के देखिए, इसको देखिए, ध्यान से देखिए 2 8, तो 2 8 जब खत्म हो गया तो सोडियम में हम लोग क्या किए, एक और ले लिया इसको। लेकिन अगर इसको हम कैल्शियम में करते तो क्या करते, है ना? जस्ट अ मिनट, अगर कैल्शियम में करते तो क्या करते? कैल्शियम 20, तो के सेल में कितना है? 2 आ गया, एल में कितना? 8 आ गया। अब कितना होगा? एम में आप कितना ले सकते हैं, है ना सर 10। हाँ 10 ले सकते हैं ना। लेकिन जब कोई लास्ट सेल आ जाएगा तो आप उसमें 8 से ज्यादा नहीं रख पाओगे।
You are not able to keep more than 8. That is the octet law. So now you have to keep it here 8. In n cell you can keep it 2. आ रही है बात समझ? Yes, sir. जी सर, repeat again. तो ऐसा हो सकता है कि कुछ दूसरा कुछ लिया जाए जिसमें बहुत सारा ज्यादा हो सकता है ना, तब बात को समझ में आ सकते हैं। तो कोई भी एक मॉलिक्यूल हम लोग ले सकते हैं, ऐसा एक मॉलिक्यूल जो कि पीरियोडिक टेबल में है कि 40 अगर जिसका है 40 है ना, 36 है क्रिप्टन का, जैसे क्रिप्टन का हो गया 36, तो क्रिप्टन 36 को हम लोग कैसे लिखते हैं? के हो गया 2, एल हो गया 8, ध्यान से देखिए एम हो गया 18, क्योंकि ये लास्ट सेल नहीं है, बिकॉज उस टाइम जो है ना एम लास्ट सेल नहीं हो रहा है। अब एन में हम लोग लिख सकते हैं 8 10 प्लस 18 कितना हो गया? 28. So why M is 18? It can also 15, 14. Why not, sir? No, see the It number is the maximum electron yes, of the M. maximum number of electron that can be stay for M is 18. It cannot be more than that. Sir, it's maximum, na? We can take minimum. Now, maximum is 18. So let's say I have kept it 18. Okay, sir. Because it is not the last cell. अगर last cell होता तो मैं 18 नहीं रख सकता था इसमें। तो क्या कितना हो गया? 18 plus 8 plus 2 28 हो गया। अब इसमें 8 रखना है, तो लास्ट में कितना रखना है? 2. 4 रखना है ना। 50,000 है बस, वो भी नहीं 40 ही है बस। 20,000 रुपए लगते 10 में। तो ये तो खत्म हो गया यहाँ पे ना। बस देखिए आप समझ में आ रहा है कि नहीं? आप समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए खत्म कर दूंगा मैं। हाँ, जो मुझसे मिमी तो मरेगा ना, वो फिर मैं खत्म। सर, यस, आई वेंट आउट। ये आप क्लियर हुआ कि नहीं? सर, आई वेंट आउट। प्लीज गो अहेड। यस, साइफ हुसैन बोलिए क्या है? सर, इधर हम 10 ले सकते हैं, इधर CA20 में नहीं, 10 सर, नहीं ले सकते ना, क्योंकि हम लोग लास्ट सेल में यू कैनॉट कीप मोर देन 8, दैट्स अ ऑक्टेट रूल। यू कैनॉट कीप मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट सेल, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट सेल। सर, ठीक है, CA की टोटल वैल्यू है 20 सर, ठीक है। तो सर क्या हम CA में M की जगह पर 8 की जगह पर 6 नहीं लिख सकते सर? नहीं, क्योंकि आपको मैक्सिमम रखना है ना, कि जितना कैपेसिटी है उतना तो आपको भराना पड़ेगा ना, क्योंकि इसके बाद तो आप दूसरे के बारे में सोचोगे। अगर कोई हम पिकनिक के लिए जाते हैं, कुछ भी करते हैं, शादी वगैरह के लिए जाते हैं, तो गाड़ी बुकिंग कराते हैं, तो क्या कराते हैं कि पहले ही इसको भर लिया जाए और इसके बाद जो है हम लोग इसको ऐसे करेंगे। लेकिन लास्ट वाला में कभी भी ज्यादा नहीं रखते हैं, लास्ट वाला में कम रखते हैं ना, तो लास्ट में कम रखना है, लास्ट में मैक्सिमम 8 रखना है। और जिस 8 हो गया, जैसे कि वो इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए, क्योंकि वो स्टेबल हो जाता है, जिसका लास्ट में 8 रहता है ना, वो सबसे ज्यादा स्टेबल एक एलिमेंट है। अंडरस्टूड सर। अंडरस्टूड सर। सर, जिन मेटल्स या गैसेस के लास्ट में 8 होता है, वो किसी से रिएक्शन क्यों नहीं करते सर? क्योंकि they are more stable. We are taking an example of Na and Na plus. I read it on तो Na का कितना हो गया? Na का हो गया 11, तो 11 का मतलब हो गया 281। अब Na प्लस जितना हो गया ना, तो ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 28। दिस इज मोर स्टेबल। हर कोई चाहता है कि मेरा 8 अगर इलेक्ट्रॉन रहे लास्ट सेल में, so I am going to be more stable than anyone else. Okay, तो ये क्यों स्टेबल है? तो ये थोड़ा सा हायर थॉट्स है, जो मैं आपको ऊंची क्लास में होगी तो पता लगेगा आपको। ये एक्चुअली जो है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो है, जितने सेल्स हैं, ये नथिंग बट इसका कुछ एनर्जी रहता है, लोएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी, तो इसका कुछ एनर्जी लेवल रहता है, उस हिसाब से इसका कैलकुलेशन आता है, जो आपको ऊंची क्लास में समझ में आएगा। अगर आप लोग अच्छे पढ़ते हो और केमिस्ट्री खत्म हो जाता है, सिलेबस अच्छे करके हम देखते हैं कि कोई रिस्पॉन्स करता है, then I will make you know why this is happening.
एक्चुअली मैं जो चीज आप लोग के पास छुपा रहा हूँ वो ये है कि अभी जो इलेक्ट्रॉन है ना ऐसा नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड की तरह रहता है, क्लाउड है ना। तो इसके अंदर जो है ना कुछ एस रहता है, पी रहता है, डी रहता है, एफ रहता है। ये लोग को बोला जाता है ऑर्बिटल। एस को देखने में ऐसा आता है, पी को देखने में पी का 3 होता है, पी एक्स, पी वाई और जो है पी जेड। अभी सब सर का ऊपर जाएगा तुम लोग का, इसीलिए मैं इसको समझाना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो थ्योरीज है इसको, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो 2 + 6 8 कैसे हो रहा है, क्यों 8 नहीं रह रहा है, इसको इसमें समझ में आएगा। जब आप लोग ऊंचे क्लास में जाओगे ना तो हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं। उस टाइम में देखिए B5 तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p1। तो देखिए ये हो गया K सेल, देखिए 1 लिखा हुआ है, ये हो गया L सेल, ठीक है। तो अभी आपको समझने होगा एस क्या है, पी क्या है, डी क्या है, एफ क्या है। तो ये चीजें जो है ना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी इंदौर के बच्चे के लिए इतना कॉम्प्लेक्स में नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। समझाऊंगा जरूर इंशाल्लाह, अगर आप लोग अच्छे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अभी फिलहाल जितना जरूरी है इतना हम लोग कर लेते हैं ना, इसके बाद मैं इसको समझाऊंगा एक दिन, एकदम इत्मीनान से 1-1.5 घंटा बात करेंगे ना, फिर इसको समझ में आ जाएगा। अभी इसको समझेंगे तो सुबह तक जितना समझे थे सब भूल जाएंगे, ठीक है। पहले इसको अच्छे तरह से आपको समझना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग समझेंगे। ये वाला चीज बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, अब इसको अच्छे से याद करना है, इसको अच्छे से समझना है। कोई भी डाउट है तो इससे पूछिए, 1000 बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, सुबह में जो भी हम लोग सीखे थे इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, एक छोटी सी वीडियो देखते हैं। यस सर। Rules are followed for writing the number of electrons in different energy levels or different shells. The maximum number of electrons present in any shell is given by the formula 2n², where n is the orbit number or energy level index. It can either be 1, 2, and 3. That is, the closest one is given 1. The farther, as you go farther away from the nucleus, you keep increasing the number as 1, 2, and 3. Hence, the maximum number of electrons in different shells are as follows. The first orbit is the K shell, which will have 2 × 1 to the power of 2, that is 2 electrons. The second orbit or the L shell will have 2 × 2 to the power of 2, that's 8. The third orbit or the M shell will have 2 × 3 to the power of 2, or 18. Fourth orbit or the N shell will have 2 × 4 to the power of 2, that's 32, and so on. You must have actually understood the pattern, right? It is of the same thing that I told you, 2n², where n is the energy level or the energy orbit that you will have to basically plug in. You might actually be thinking, why KLMN or different shells? The maximum number of electrons present in any shell is given by the formula 2n², where n is the orbit number or energy level index. It can either be 1, 2, and 3. That is, the closest one is given 1. The farther, as you go farther away from the nucleus, you keep increasing the number as 1, 2, and 3. Hence, the maximum number of electrons in different shells are as follows. The first orbit is the K shell, which will have 2 × 1 to the power of 2, that is 2 electrons. The second orbit or the L shell will have 2 × 2 to the power of 2, that's 8. The third orbit or the M shell will have 2 × 3 to the power of 2, or 18. Fourth orbit or the N shell will have 2 × 4 to the power of 2, that's 32, and so on. You must have actually understood the pattern, right? It is of the same thing that I told you, 2n², where n is the energy level or the energy orbit that you will have to basically plug in. You might actually be thinking, why KLMN? It could have actually started off with A, B, C, D, but they thought they had to be a little offbeat and start off with KLMN instead of A, B, C, D. It actually has no significance of why they are starting off with KLMN, but that is how it is. They started it off with KLM and N. And second, there is another interesting rule here. The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8. If you recollect from the previous chapter, the electrons in the outermost orbit is called the valence electrons. And therefore, the maximum number of valence electrons that an atom can have is 8. So, just to clear things out, even if the outermost shell is N shell, it can actually hold 32 electrons.
And now, since that is the outermost shell, it will not hold anything more than 8. The third postulate, or the third rule that Bohr made was that electrons are not accommodated in a given shell until and unless their inner shells are filled. That is, shells are filled in a stepwise manner. It is like the mall is in the center and you've got parking slots all around it, which is concentric as shown on the screen. And only once the parking slots which are closer to the mall are filled will the other slots begin to fill. So it's like the circles which are closer to the nucleus, or the energy levels which are closer to the nucleus, actually gets filled first, and only after the closer ones are filled will the others get filled. This is exactly how it happens in an atom. Let me put all these points together and let's do this experiment of electron filling with some actual elements. Let's take the first element, which is hydrogen. Let's take the first energy level. There are two spots where electrons can actually be filled, or electrons can live in these two spots. As you know, a hydrogen atom has just got one electron, and therefore one of these two spots are going to be filled. Now you can see that one spot is full and the other is empty. Anyway, this is the structure of the hydrogen atom. To keep learning with such engaging videos, download Byju's, the learning app today. ये बात समझ में आई कि सबके नहीं? Yes, sir. सर इसने पूरा क्लियर कर दिया इस वीडियो में, है ना? Yes, sir. तो इसमें Plug-in. You might actually be thinking, why KLMN? It could have actually started off with A, B, C, D, but they thought they had to be a little offbeat and start off with KLMN instead of A, B, C, D. It actually has no significance of why they're starting off with KLMN, but that is how it is. They started it off with KLMN. And second, there is another interesting rule here. The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8. If you recollect from the previous chapter, the electrons in the outermost orbit is called the valence electrons. And therefore, the maximum number of valence electrons that an atom can have is 8. So, just to clear things out, even if the outermost shell is N shell, it can actually hold 32 electrons. And now, since that is the outermost shell, it will not hold anything more than 8. The third postulate, or the third rule that Bohr made was that electrons are not accommodated in a given shell until and unless their inner shells are filled. That is, shells are filled in a stepwise manner. It is like the mall is in the center and you've got parking slots all around it, which is concentric as shown on the screen. And only once the parking slots which are closer to the mall are filled will the other slots begin to fill. So it's like the circles which are closer to the nucleus, or the energy levels which are closer to the nucleus, actually gets filled first, and only after the closer ones are filled will the others get filled. This is exactly how it happens in an atom. Let me put all these points together and let's do this experiment of electron filling with some actual elements. Let's take the first element, which is hydrogen. Let's take the first energy level. There are two spots where electrons can actually be filled, or electrons can live in these two spots. As you know, a hydrogen atom has just got one electron, and therefore one of these two spots are going to be filled. Now you can see that one spot is full and the other is empty. Anyway, this is the structure of the hydrogen atom. To keep learning with such engaging videos, download Byju's. So hydrogen have only one element. yes, hydrogen has only one electron. No? Okay. Now we try to. ये व्हाइट वाली कार्ड ढीली हो गई है लगा दो तीन मोबाइल में मतलब ओके सो नाउ अभी कुछ प्रैक्टिस करते हैं ना सब. सीख तो बहुत लिए, अभी प्रैक्टिस करना है. चलिए दो एक आप लोग करके दिखाइए मुझे.
हाँ अभी आ गया ना। चलिए आप हम पे करके दिखाइए। चलिए बोलिए, तो अपना कॉपी लीजिए। कार्बन का पहले करेंगे, कार्बन 6, इसके बाद जो है हम लोग करेंगे ऑक्सीजन 8, फिर हम लोग करेंगे सोडियम का, क्लोरीन का करेंगे 17 ना, फ्लोरीन का करेंगे 9 और नियन का करेंगे 10। चलिए करके दिखाइए हमको, 1 2 3 4 5, पांचों का करके दिखाइए पहले। Sir, I am out of my house. I am on auntie's house. So, sir, can I say only? I have no copy here, sir. There is no copy in auntie's house, right? Yes, sir. My Try copy. Okay, I will give you an option so that you can write. Let me do that. Okay. चलिए इसमें टच करके देखिए तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर मेरे से तो हो जाएगा सर, बोलिए सर। इसमें लिखिए पहले, ऑक्सीजन का लिखिए ना, ऑक्सीजन 8 आप लिखिए, क्या होगा इसका। सर कहाँ लिखूं? ये स्क्रीन पे आ रहा है ना, स्क्रीन पे नहीं लिख सकते हैं? सर पेन तो नहीं आ रहा है, अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है मुझे सर। अच्छा मैं आपको एनोटेट करने का ऑप्शन देता हूँ। बंद कर दूं हॉटस्पॉट? अच्छा ठीक है, अब कोई बताने वाला था हमको। सादाब सर अब यस करेक्ट। सर। हाँ सर सादाब बोलो। सीएल। सर पहले फर्स्ट आप लेयर में आएगा, सर फर्स्ट लेयर में आएगा 2 किसका? सीएल के सर। अच्छा इसका बाद सेकंड में आएगा सर 2 के बाद 8, क्योंकि मैक्सिमम नंबर 8 है। इसका बाद उसके बाद आएगा सर 7। 7 आया बात समझ? क्योंकि ये पन्ना ने उससे आप जो 15 लिख दिए हैं मोहम्मद उर्सान, ये 15 नहीं होगा ना बेटा, 15 कैसे होगा? सर पहले ही लिख लिया है सर। हाँ तो 2 8 7 होगा ना, 2 8 7। उर्सान कुछ बोल रहे हैं आपको? यस सर। बोलिए, आप हैंड रेस किए हैं ना? चलिए मैं लोअर हेड कर देता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है तो ये हो गया ना, 2 8 7 हो गया, ऑक्सीजन का हो गया 2 और 6, F9 का हो गया 2 और 7, नियॉन का हो गया 2 18। अब मैं एक चीज बताने वाला हूँ आपको वैलेंसी के बारे में। व्हाट इज एन वैलेंसी? मैं जो चीज बताने वाला हूँ, जिस चीज में हम लोग अटक गए हैं सुबह में, कि वैलेंसी जो लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है, लास्ट लेयर में या लास्ट सेल में अप टू 4 उसको हम लोग बोलेंगे वैलेंसी। लेकिन इसके बाद जो आएगा ना, हम लोग दूसरा कुछ बोलेंगे। जैसे कार्बन का वैलेंसी हो गया 4, अप टू 4 ये रहेगा,
इसका ऊपर जब रहेगा तो उसको 2 माइनस करना है, उसको 8 से माइनस करना है। ऑक्सीजन का वैलेंसी हो गया 8 - 6 2, क्लोरीन का हो गया 8 - 7 1, फ्लोरीन का हो गया 8 - 7 1, और इसका हो गया 8 - 8 = 0। और 4 तक जो है ना, क्योंकि ये क्यों होता है, आपका क्वेश्चन इज वाई, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देखिए आप किसी भी इलेक्ट्रॉन से, समझ लीजिए सोडियम का, तो वैलेंसी मतलब खाली जगह है क्या? बता रहे हैं ना, जहाँ पर सोडियम वैलेंसी मतलब किसी से जुड़ जाना, कितने आदमी से तुम जुड़ सकते हो। जैसे अपन कितने से जुड़ सकते हैं, 1 2 हाथ है, 2 पैर है, तो 4 के साथ जुड़ सकते हैं। तो जब कंधा देता है आदमी कब्रिस्तान ले जाता है, 4 आदमी लेके जाता है, 2 आदमी नहीं ले जा सकता है, ठीक है। और जब पकड़ेंगे तो एक हाथ से हम एक आदमी से पकड़ सकते हैं, दूसरा हाथ से दूसरा, और जो है दोनों पैर से दोनों को साथ, 4 से हम लोग जुड़ सकते हैं। और अगर हाथ से जोड़ेंगे तो 2 के साथ जुड़ सकते हैं। तो वैलेंसी है कि कितने के साथ हम जुड़ सकते हैं, हाउ मेनी। हम लोग इसको देखते हैं ना, तो इस हिसाब से लिखते हैं, जैसे कि H एक के साथ जुड़ सकता है तो HCl, तो H का वैलेंसी हो गया 1 और Cl का वैलेंसी हो गया 1। अब कार्बन 4 के साथ जुड़ सकता है, तो हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ गया, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी जो है ये 4 है, हाइड्रोजन का वैलेंसी जो है 1 है, Cl का वैलेंसी जो है 1 है। अब क्वेश्चन कैसे पता लगेगा कि सर 1 है कि 4 है, ये कैसे पता लगेगा? सर किसी की लास्ट सेल में सिर्फ 1 है और किसी दूसरा आइटम कुल मिला के पूरा 7 का है सर, पूरा मिला के, तो पूरा एटम इसमें जुड़ जाएगा सर? नहीं, ऐसे यही तो हम बोल रहे हैं ना सर वैलेंसी मुझको कुछ समझ में अभी नहीं आ रहा तक समझाया नहीं मैंने, अभी तक समझाया नहीं, अभी जब तो डिस्कशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज किसी से अगर पकड़ जाता है तो उसको वैलेंसी बोलता है। वैलेंसी क्या है, व्हाट इज वैलेंसी? आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं तो ये वैलेंसी होगी, ठीक है। देख ले हम तो गणित तो ये बात कर रहे हैं, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सलीम अजमेरी। लगेगी भी नहीं, हो गई मेरी क्लास ऐसे वो खत्म होने वाला है, आधे घंटे चल रहे, 15 मिनट और है। Need one atom of sodium and one atom of chlorine. What are the valencies of each, by the way? Sodium has the electronic configuration 281, while chlorine has an electronic configuration 287. Before I tell you what happens, I want you to give it a shot. I don't know about this. What do you think will happen? Doesn't this indicate that sodium will donate 1 and chlorine will accept 1 electron to complete their respective octet state? Yes, that's absolutely correct. And that is what helps in the formation of sodium chloride molecule. Chlorine needed 1 electron which it got from sodium, and sodium gave 1 electron as it was the easiest way to achieve stability. So the valency of both sodium and chlorine is 1. Does this mean that only elements having the same valency always combine together to form a... Now can you see that सोडियम के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, और क्लोरीन का बाहर कितना है? 7। तो ये एक ही साथ जुड़ सकता है, क्योंकि इसको 1 चाहिए ना, 8 फिलअप करने के लिए इसको 1 चाहिए, तो 1 बहुत आसानी से हो जाता है। जिसका 2 चाहिए वो भी मिल जाता है, जिसका 3 चाहिए वो भी मिल जाता है। 4 तक हम मैक्सिमम इसको कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमको छोड़ना पड़ेगा, हमको अगर सबका लक्ष्य एक ही है, तो टारगेट है कि जैसे भी है हमको 8 तक अपना क्या पहुंचाना है, अपना वैलेंसी 8 तक पहुंचाना है। जैसे भी हो हमको 8 तक अपना वैलेंसी पहुंचाना है। तो उस हिसाब से ना इसको वैलेंसी को जो कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं कि 8 तक जैसे भी हो हम लोग अगर पहुंचा दिया तो ये बात समझ में आ जाएगी। Whenever an atom of an element contains 8 electrons in the valence shell, this is the most stable arrangement for any atom except helium, which has only 2 electrons. This is known as a duplet structure. देखिए अभी जो हमको सादाब शायद ये पूछ रहा था, देखिए रेडन का कैसे आ रहा है, देखिए 32, 18, फिर लास्ट में 8। देख रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो रहा है।
लास्ट वाला में 32 भी हो सकता है, लास्ट में जाके 8 ही हो रहा है ना? तो हीलियम में दो स्टेबल है for helium, except that all the elements which have 8 electrons in the valence shell, that is the most stable arrangement for any element. This arrangement is known as octet. This is the most stable arrangement shown by the elements which are known as noble gases. So all the noble gases except helium, helium shows a duplet structure, all the noble gases have an octet structure. And that is why noble gases are also known as inert gases. It is because they have the most stable structure, so they do not react with any other substance. They do not undergo any chemical reaction. That is why they are also known as inert gases. So whenever an element, it has 8 electrons in the valence shell, that is the most stable arrangement for any element. So all the elements try to achieve this noble gas configuration. Let's see how they do that. So whenever an element has 1, 2 or 3 valence electrons, in order to satisfy the octet, it can lose the electrons. So when the elements lose 1, 2 or 3 electrons, such elements are known as metals. देखिए जिसका 1 2 3 तक है ना, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है और छोड़ के जो है इसको ऑक्टेट आना चाहिए, तो इसका वैलेंसी हो गया 1 2 3। और जिसका 5 6 7 है वो लेना चाहता है इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नॉन मेटल है, जो छोड़ता है वो मेटल है। ठीक है, क्यों छोड़ता है, क्यों लेता है? ऑक्टेट फिलअप करने के लिए। क्या करने के लिए? ऑक्टेट करने के लिए, कि मेरा लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए बाबा तो हम खुश रह जाएंगे, इस वजह से लेता है। तो जिसका 4 तक, जिसका लास्ट सेल में 4 तक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये क्या रहेगा कि उसका वैलेंसी 4 तक रह जाएगा, कार्बन 4। लेकिन इसके बाद नाइट्रोजन का कितना आ रहा है? 2 और 5 7, तो जो 5 आ जा रहा है नाइट्रोजन का, तो अब उसका वैलेंसी क्या होगा? 8 - 5। वो कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है? वो अब छोड़ने वाला है नहीं, क्योंकि उसको बहुत एनर्जी लगेगा उसको छोड़ने में। इतना इलेक्ट्रॉन वो ले चुका है, अब वो छोड़ नहीं पाएगा, तो इसलिए वो लेना चाहता है। तो जो लेना चाहता है तो उसको जो है ना कितना लेना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन? 3। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी हो गया 3। ऑक्सीजन को कितना लेना पड़ेगा? 2। ऑक्सीजन का वैलेंसी हो गया 2। फ्लोरीन कितना लेना पड़ेगा? 2 और 7 मतलब 1। तो फ्लोरीन का हो गया 1। ओके। Metals are those elements which can lose electrons. Similarly, whenever there are 5, 6 or 7 valence electrons, in order to complete the octet, they can lose these 5, 6 or 7 electrons. But it is not easy to lose these. Instead, they gain 1, 2 or 3 electrons. So such elements which gain electrons to complete the octet are known as non-metals. And when the elements have 4 valence electrons, it is not easy to lose or gain 4 electrons. Instead, it shares 4 electrons with some other atom. Such elements having 4 valence electrons are known as metalloids. So all the elements try to achieve the nearest noble gas configuration. So if you have sodium, it has 11 electrons. So it has the electronic configuration 2 8 1. So in order to complete the octet, it has to lose 1 electron. So now it has to lose 1 electron. So it becomes Na plus. This is because if it loses 1 electron, now it has 1 electron less. So it becomes a positive ion having the electronic configuration 2 8. Now the valence shell has 8 electrons, so it is stable. So sodium loses 1 electron to have a stable electronic configuration. So sodium is a metal. Chlorine, it has an electronic configuration 2 8 7. Now in order to complete the octet, it gains 1 electron. It needs 8 electrons in the valence shell. So in order to complete the octet, it gains 1 electron. So when it gains 1 electron, it becomes Cl minus. As there is 1 extra electron now, it becomes a negative ion having the electronic configuration 2 8 8.
So now there are 8 electrons in the valence shell, so it is stable. So chlorine gains 1 electron to satisfy the octet, hence chlorine is a non-metal. What happens when an element has 4 valence electrons? So now carbon has 4 valence electrons. It is not easy for carbon to lose or gain 4 electrons. So it shares 4 electrons with 4 hydrogen atoms. Let's see how it does that. So now each hydrogen atom shares 1 electron each with the carbon atom. In doing so, each hydrogen has 2 electrons. That is, each hydrogen atom has a duplet structure, and carbon has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So now carbon has 8 electrons, so even it satisfies the octet rule. So both carbon and all the hydrogen atoms are now stable. So in case of carbon or elements having 4 valence electrons, they become stable by sharing electrons. Such elements are known as metalloids. Valency is defined as the number of electrons gained. Can you see this? What is valency? So number of electrons gained, lost, or shared. So as to make the octet of electrons in the outer base shell are called valency. So what is valency? The number of electrons gained, lost, or shared so as to make the octet electrons in the outer base shell are called valency. Lost or shared so as to make the octet of electrons in the outermost shell. We know each element tends to have an electronic configuration of the nearest noble gas. Noble gases have 8 electrons in the valence shell. So in order to gain 8 electrons in the valence shell, the number of electrons lost, gained, or shared by the atoms is known as the valency. So let's see, when an element has 1 valence electron, it can lose 1 valence electron. So it has a valency plus 1, or we can simply write 1. When there are 2 valence electrons, it can lose 2 electrons to complete the octet. So the valency becomes plus 2 or simply 2. Similarly for 3, we get plus 3 or simply 3. Now when there are 5, 6 or 7 valence electrons. Now when an element has 5 valence electrons, in order to complete the octet, it gains 3 electrons. So the valency becomes minus 3. As now it has 3 extra electrons, so the valency becomes minus 3, or we can simply write it as 3. Similarly for 6 valence electrons, the valency becomes minus 2 or simply 2. And for 7 valence electrons, it becomes minus 1 or simply 1. When there are 4 valence electrons, these elements are metalloids. They share 4 electrons. Since they share 4 electrons, so the valency is 4. So these are the valencies for the elements having valence electrons from 1 to 7. Sir, I am in doubt. Yes, please continue. सर अगर उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, उसने 4 के 4 शेयर कर दिए, तो उसके पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा। जैसे कार्बन का हुआ ना, एच का क्या हुआ? एच अभी देखिए 4 आप गलत हो रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में है ना, पहला सेल में तो 2 है उसका पास। पहला में 4 नहीं है ना, पहला में 2 जगह कार्बन का 6 हो गया, तो कार्बन का पहला में कितना है? 2 है, इसका बाद 4 है ना, लास्ट सेल में 4 है। बात समझ में आ रहा है? या साइफ हुसैन कुछ पूछना है? साइफ सर, हाँ सर इसके पास 4 सेल्स है, इसने 4 के 4 अगर शेयर कर दिया तो उसके पास क्या बचा? 2 सेल पहले है ना, उसमें रखती है ना, 2 तो पहले का था, 2 तो पहले का था ना। देखिए मैं अब दिखा रहा हूँ आपको, ये हो गया आपका पहला सेल, ये हो गया दूसरा सेल, तो इसमें जो है आपका 2 था, तो दूसरे में क्या था? 4 था, 1 2 3 और 4, तो ये चला गया ना, अंदर का तो है 2 अभी तक, बाहर से 4 गया ना। यस सर।
समझ में आ रही है बात? ठीक है. Yes, sir. Valence electrons, it becomes -1. Valency is 4. So these are the valencies for the elements having valence electrons from 1 to 7. An element X loses 2 electrons. चलिए इसमें हम लोग बाद में करते हैं. अभी आप लोग को बताना है, अभी आप लोग को सीख लिए ना, तो इसको बताना है कि क्या आप लोग सीखे अभी. चलिए इसको, तो वैलेंसी आपको अभी बताना है. अभी तो सीख लिए ना अपन. देखते हैं इसमें क्या बता सकते हैं. हाँ, देखिए मैंने जो वैलेंसी लिखा था अब समझ में आ रहा है. कार्बन का 4 है, ऑक्सीजन का 2 है, क्लोरीन का 1 है, फ्लोरीन का 1 है, नियोन का 0 है. समझ में आ रही है वाला? वो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है ना. एक मिनट. हाँ, देखिए वैलेंसी मैंने लिखा है. तो कार्बन का कितना वैलेंसी हो गया? 4. ऑक्सीजन का कितना हो गया? 2. फ्लोरीन का 1, फ्लोरीन का 1, नियोन का 0. कोई डाउट है किसी को? अगर डाउट नहीं है तो सबको थंब देना है, लाइक देना है. तो समझ में आ गया हमको बात. चलिए 2 का मिला, 3 का मिला. बाकी क्लासेस नहीं कर रहे क्या? बाकी 4. सादाब, हाँ 5. अच्छा, तो अभी अपन इसको करते हैं. अब इसको बोलिए, कैल्शियम का कितना वैलेंसी है? कौन बताएगा? मोहम्मद उर्सान, कैल्शियम का कितना वैलेंसी है बेटा? आसान रजा, आसान साहिब बताओ कितना है कैल्शियम का वैलेंसी? कितना है सर? 2. वेरी गुड. और क्रिप्टन का कितना वैलेंसी है? इसका वैलेंसी कितना है? इसका वैलेंसी कितना है? क्रिप्टन का वैलेंसी कितना है? कौन बताएगा? सर क्रिप्टन का वैलेंसी क्या है? सर वही आगे लिखा है केवी. केआर क्रिप्टन केआर. सर जिसका लास्ट लेयर 8 है वो इसका सर? हाँ सर इसका वैलेंसी 0 है ना सर, क्योंकि इसमें कोई जगह ही नहीं है. वेरी गुड. 8 - 8 = 0 है ना. गुड, यू आर गेटिंग इट. सर बट मेरी तो अभी मोबाइल बंद हो गया था, अभी जल्दी से आया हूँ चार्जर. अब बताइए हीलियम का वैलेंसी कितना हो गया? 2. बोरन का कितना हो गया? बोरन का वैलेंसी कितना होगा? किसका सर? हेलो. हाँ, बोरन का वैलेंसी कितना है? बोरन का वैलेंसी कितना है? सर आवाज नहीं आ रही. किसका वैलेंसी? बोरन ये वाला बोरन B5 बोरन का वैलेंसी कितना? सर इसका वैलेंसी है 5 सर. कैसे हो गया बेटा? 2 या 3 है ना, तो 5 कैसे हो गया? 3 होगा ना. लास्ट ईयर में तो 3 है. 8 - 3 = 5 सर. नहीं 4 तक 8 माइनस नहीं करना है. 4 का बात करना 8 माइनस. अभी हम लोग क्या सीखा? सर वो मेरा मोबाइल बंद हो गया था ना, इसलिए मैंने बीच का ब्रेक हो गया. अच्छा, 4 तक नहीं करना है, क्योंकि 4 तक जो है वो 4 तक है वो छोड़ सकता है इलेक्ट्रॉन, और 4 के ऊपर छोड़ नहीं पाएगा तो लेगा इलेक्ट्रॉन. तो इसका वैलेंसी क्या होगा सर? 3 होगा ना. मतलब जो नंबर वही वैलेंसी है? हाँ, 4 तक वही होता है. कार्बन का जैसे 4 है.
4 के ऊपर वो लेगा और 4 के नीचे वो खुद को ही दे देगा सर लास्ट लेयर। हाँ एकदम एकदम सही बात। तब नाइट्रोजन का कितना होगा सर 5 3 होगा ना, 8 - 5 3 होगा। 3 ऑक्सीजन का कितना होगा 2 सर 2 होगा, 2 होगा सर। फ्लोरीन का कितना होगा 1 होगा सर। नियोन का 0, सोडियम का 1। 1 आ गया बात समझ में इंशाल्लाह, है ना? अब मजा आ रहा है। चलिए आप देखिए सिंबल कैसे लिखते हैं ये बताएंगे आपको। ये वैलेंसी तो समझ में आ गया, तो हम लोग इन शॉर्ट लिख लेते हैं ना। तो वैलेंसी का एक चार्ट बनाएंगे अपन। ये चार्ट आपको घर में करना है। कैसे चार्ट करना है? जितना भी है समझ लीजिए, हाइड्रोजन से लेके हीलियम तक, सोडियम तक, इसका सबका एक चार्ट बनाएंगे। कैसे चार्ट बनाएंगे हम बता रहे हैं। हाइड्रोजन हो गया, इसका बाद जो है हीलियम अब लिख लेंगे, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे ऐसे सोडियम तक करना है। और फिर इसको बीच में ऐसा करना है। तो इसका एटॉमिक नंबर लिखना है। एटॉमिक नंबर मतलब कितना इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन का कितना हो गया 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बोरॉन का 4, कार्बन का 5। सॉरी क्या हो रहा है, छूट गया एक। हाँ, तो वैलेंसी एक चार्ट में आपको करना है। उसमें एक चार्ट ऐसे बनाना है जैसे मैं अभी इसमें ड्रॉ करने वाला हूँ। तो इसमें एलिमेंट का नाम लिखना है, इसमें एटॉमिक नंबर लिखना है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इस घर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वैलेंसी लिखना है, ठीक है। तो एलिमेंट आपका हो गया, एलिमेंट क्या हो गया बताइए? हाइड्रोजन, इसका हो गया 1, हीलियम इसका हो गया 2, लिथियम इसका हो गया 3, इसका बाद बेरिलियम इसका हो गया 4, बोरॉन का हो गया 5, कार्बन का हो गया 6, है ना। इस हिसाब से आपको चलना है, इसको करना है, कैल्शियम तक करना है इसको, कैल्शियम तक, कैल्शियम 20 है, कैल्शियम तक करना है इसको, ठीक है। तो क्या लिखना है, एक मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे कार्बन 6 हो गया, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है 2 और 4, और वैलेंसी लिखना है 4, ठीक है। आ रही है बात समझ में? इस हिसाब से पूरा चार्ट आपको कंप्लीट करना है। ये आपका होम टास्क है सर। लास्ट में अगर 4 हो तो उसका तो हमेशा 4 ही आएगा सर। हाँ, दोनों तरफ से एकदम एकदम एकदम। हाँ उरसान कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? उरसान कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? नो सर। ओके, ये बात समझ में आई सबको? यस सर। सही हुसैन, चलिए पूछिए क्या सवाल है। सर मुझे सारे गैसेस और मेटल्स के नाम नहीं पता, तो मैं कैसे पूरा चार्ट बनाऊंगा? तो मैं बता दिया ना आपको, क्या नहीं पता है, मैं तो सारी बता दिया। कार्बन तक तो मैं बता दिया, बाकी लिख, हाँ सॉरी, बाकी लिख लेना है ना। मैं अभी बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अभी बता दे रहा हूँ। कार्बन तक पता लग गया, तो मैं एक्चुअली मैं गूगल से भी निकल आएगा सर। बाकी का मैं लिख देता हूँ। कार्बन 6 हो गया, तो इसका बाद क्या होगा, किसका होगा बताइए? कार्बन का बाद, कार्बन का बाद किसका होगा? सब 7 एटम वाला। हाँ 7 एटम वाला नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का हो गया 7, ऑक्सीजन का हो गया 8। सर ये आपने भी याद ही किया होगा सर, कि इसका भी कुछ है एटम किसमें क्या, ये कैसे ये भी है, ये भी है, बताने वाला हूँ मैं आपको। इसका भी मजा है, इसका भी एक मजा है। इसमें कितने एटम है ये भी पता चल जाएगा ये भी पता लगेगा। सोडियम हो गया 11, ठीक है। मैग्नीशियम का हो गया 12, ठीक है। और ऐसे इसको आप मैग्नीशियम तक 12 तक कीजिए। इसके बाद एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का हो गया 13, सिलिकॉन का हो गया 14,
फास्फोरस का हो गया 15, सल्फर का हो गया 16, क्लोरीन का हो गया 17 और आर्गन का हो गया 18। ठीक है, ये भी मैं सिखाने वाला हूँ, एक दिन दिखाएंगे इंशाल्लाह कैसे होता है। ठीक है, वो जो मैंने सिखाया ना 2 8 8 18 18 18 32, सारा माजरा यहीं पे है। ये जो सारी चीज जो है ना, इसका सारो दारो मदार यहीं पे रुका छुपा हुआ है। जो 2 8 18 32 ये इसका ऊपर छुपा हुआ है। मैं दिखाऊंगा पीरियोडिक टेबल में एक दिन इंशाल्लाह। अभी इसको करते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत सारा चीज एक साथ करेंगे ना तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? तो मैंने लिख दिया आर्गन हो गया 18 और 2 बचा, पोटेशियम हो गया 19 और कैल्शियम हो गया 20। चलिए 20 तक लिखना है सबको, 20 तक सबको होम टास्क लिखना है। ओके यस सर। अभी एक सिंबल सिखाते हैं, लास्ट यही देख के खत्म करते हैं आज। सिंबल कैसे लिखना है समझ लीजिए। कुछ भी मतलब छोटा सा कुछ भी करते हैं ना, HCl, तो HCl का कैसे लिखते हैं अपन? H का वैलेंसी हो गया 1, क्लोरीन का हो गया 1, तो इसको क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने से HCl हो गया। तो सर तो इजी है ये वाला, थोड़ा सा दूसरा टाइप का दिखाइए ना। चलिए दूसरा टाइप का करते हैं। अभी सोडियम और ऑक्सीजन ये दोनों मिल के क्या कर सकता है? सोडियम का कितना हो गया 2 8 8 1, इसका वैलेंसी कितना हो गया? सोडियम का वैलेंसी कितना हुआ बताइए? 7 सर। ओ सॉरी 1 सर 1। अच्छा ऑक्सीजन का है 2 और 6, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या है? 2 सर। 2। ऑक्सीजन का हो गया 2। 2। तो इसको जब हम लिखेंगे उल्टा करेंगे, इसका वैलेंसी इसका पास जाएगा, इसका वैलेंसी इसका पास जाएगा, तो इसका सिंबल हो जाएगा Na2O। देखिए समझ में आया कि नहीं? सर Na2 क्यों होगा? उल्टा होगा, इसका जो वैलेंसी है इसका ऊपर जाएगा और इसका वैलेंसी है जो इसका ऊपर जाएगा। सर अगर ऑक्सीजन में सपोज कर लीजिए कोई और मेटल है, वहां पर वैलेंसी 3 है सर, Na3 हो जाता। ओके सर, और ऑक्सीजन में इसका वो वैलेंसी आ जाएगा। तो एक दिखा देते हैं ना अपन। चलिए दिखाते हैं, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अभी आप लोग बताएं तो इस हिसाब से हम लोग एल का करते हैं। एल और ऑक्सीजन, एल का कितना है? 13 है। 13 का मतलब 2 8 13 और 3। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया एल्यूमिनियम का? ऑक्सीजन का तो अभी पता चल चुका है हम लोग को, कितना आ गया 2। तो इसको क्रॉस करते हैं, इधर जाएगा इधर जाएगा, तो क्या होगा? एल्यूमिनियम का 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन का 3 आ जाएगा। इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसको बोलते हैं एल्यूमिना, इन शॉर्ट बोलते हैं एल्यूमिना। अभी आपको देखिए कैसे पता लग चुका है। और सर ऑक्सीजन का क्या हुआ? ऑक्सीजन का एल्यूमिनियम का तो सर Al2O3 हो गया, तो ऑक्सीजन का यही तो O3 लिखा ना मैंने, Al2O3 लिख दिया ना मैंने। क्या हुआ? Al2O3 लिख दिया बेटा, Al2O3। यस सर। अभी उसको और थोड़ा सा टफ करते हैं इसको। फास्फोरस का कितना आ गया? अच्छा आज थोड़ा सा टफ हो जाएगा, छोड़िए इसको। और थोड़ा सा इजी करते हैं, और थोड़ा सा इजी। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक दिखा के क्लास खत्म करते हैं आज का। मैग्नीशियम का कितना है? हाँ Mg सर 12। हाँ 12 है ना, तो 12 पे कितना हो गया 2 8 8 2, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना हो गया 2, ऑक्सीजन का कितना 2, तो इसका सिंबल क्या होगा? MgO। MgO ना, दोनों का 2 है ना। अब दोनों का 2 है तो इसको क्रॉस कर जाएंगे, Mg2O2 ही है एक्चुअली, तो लिखेंगे नहीं ऐसे हम लोग। क्यों सर? फिर इसका 2 और उसका 2 कहां गया सर? तो बोल रहे हैं, एक मिनट, दोनों का कट गया ना। आप एक बात बताओ हमको, आप 2/6 लिखते हैं, 2/6 लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं? 1/3 वही बात है ना। 1/3। 2/2 लिखते हैं कि 1 लिखते हैं? 1 लिखते हैं ना।
तो ये कि ओके सर, Mg2 एलिमेंट्स कट नहीं सकते, मतलब सर पावर Mg2O2 का मतलब क्या हो गया? MgO हो गया सर। अगर Mg4 हुआ और O2 हुआ तो क्या Mg2? हाँ, तब Mg2O हो सकता था। राइट, ओके सर, ठीक है। पूरा मैथ सीख पर इसमें मजा आ रहा है ना? यस सर। बहुत मजा आ रहा है। हम लोग क्या कंटिन्यू करें या क्लास खत्म करें? बहुत देर हो गया आप लोग का। सर थोड़ा सा और कंटिन्यू कर दीजिए इस चैप्टर, इस टॉपिक्स को। हम तो पूरा रात कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यही बात है कि आप लोग कितना ले पाएंगे। हमारे इधर अजान हो गई है। ये कैल्शियम है और एक क्लोरीन है। चलिए इसका करते हैं अपन। चलिए कीजिए, तो आप लोग कीजिए, कैल्शियम और क्लोरीन का आप लोग कीजिए। सर कैल्शियम और क्लोरीन का साइन वो बता दीजिए ना सर, एटम कितने हैं इसमें? इसका 20 है और इसका 17 है। 17 और 20। ओके सर, ये तो CS17 Cl20 आ रहा है, क्योंकि ये तो कट भी नहीं सकते हैं। अरे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है आपको। ओ सर, सॉरी सर, सॉरी। 2 8 8 2 Cl का क्या आएगा? 2 8 10 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया Cl का। सर आंसर आ गया है, बोलो सर। हाँ, CaCl2 सर, CaCl2। हेलो सर, CaCl2। हाँ साहब, CaCl2। ये कौन दिखा रहा है भाई? सही क्या दिखा रहे हो बेटा? CA7 18 17 क्या दिखा रहे हो? मत दिखाओ। CA का क्या होता है? 2 8 8 2 है ना? यस सर, तो और इसका 2 आ फिर जाएगा। 2x है। तो CA का वैलेंसी कितना हो गया? CA का 2 सर। हाँ, CA का वैलेंसी आ गया 2 और Cl का वैलेंसी कितना आ रहा है? 1 सर। 8 तो माइनस 7 CaCl2 हो गया ना सर। 1। हाँ, वही हम बोल रहे हैं। नहीं, ये वारिस को बोल रहे हैं, साहिब को बता रहे हैं। तो साहिब अब बताओ क्या होगा साहिब इसका? CaCl2 होगा, है ना? चलिए आप लोग को थोड़ा सा इजी कर देते हैं, जिसको थोड़ा सा इसको रिकैप कर देते हैं। थोड़ा सा रिकैप करते हैं इसको, क्योंकि वीडियो दिखाने से थोड़ा सा आदमी को पता लगता है। हाँ, थोड़ा सा ठीक रहता है ना? चलिए इसको रिकैप करते हैं। Take the valencies. This valency of calcium is +2. Valency of oxygen is -2. We write the positive ion before the negative ion. So we write the valencies, and calcium is the positive ion. Oxygen is the negative ion. So we write calcium before oxygen, and in the next step, we interchange the valencies. So we ignore the signs. So we make the superscript as the subscript, and we make the superscript as subscript. So we get the formula, which is Ca2O2. Now this shows there are 2 atoms of calcium and 2 atoms of oxygen. But when we wrote the atomic structure, we saw that there was only 1 atom of calcium and 1 atom of oxygen. So does this mean that the formula Ca2O2, which we right now got, is wrong? How do we solve this discrepancy? We solve this discrepancy by taking the HCF. HCF, you know, is the highest common factor. So when you get Ca2O2, we take the HCF of these 2 subscripts.
So HCF of 2 and 2 is, the HCF of 2 and 2 is 2. So divide each number by 2. So when you divide this by 2, you get 1. When you divide this 2 by 2, you get 1. So in order to write the formula, you write Ca, and since you have 1, we can ignore the 1 in the subscript. And now when you divide this 2 by 2, again you get 1. So we get CaO. So this is the formula of calcium, of the compound formed by calcium and oxygen. So whenever we are getting a subscript, we always calculate the HCF of the subscripts. We divide these numbers by the highest common factor, and then we get the number of atoms which are present in the compound. So when we received Ca2O2, which shows that 2 atoms of calcium and 2 atoms of oxygen, this is wrong, because as we ओके, तो ये बात हमको मोटी बात में समझ में आ गई है ना. it shares electrons. So now carbon shares 2 electrons with oxygen. हाँ, कोई बात नहीं है, वो घुमा घुमा के बता रही है. उतना घुमाना नहीं है. करेंगे तो वही आएगा, वो तो सेम नंबर का. हाँ, तो वो क्यों करेंगे हम, इतना टफ क्यों करेंगे? जो चीज इजी है तो इसको टफ क्यों करना है ना, इसको इजी से करना है. नेटवर्क का मेरा इशू है यहाँ पे. चलिए और एक चीज दिखाते हैं लास्ट. थोड़ा सा स्किप कर जाएंगे है ना, तो इसको स्किप करने से ये होगा कि थोड़ा सा फास्ट हम लोग इसको देख लेंगे. Sir, your screen is not visible. Yeah, it's coming. There is dark green patches, sir, only. Yes. It's coming. We're just giving it time. ना सीखेंगे. पर ये केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व एटम्स और मॉलिक्यूल्स के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को केमिकल फॉर्मूला कहते हैं. हमने इससे पहले बहुत से एटम्स और आयंस के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस देखे हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ऑक्सीजन एंड बहुत सारे. पर इन सिंबल्स को यूज कैसे करते हैं? मान लेते हैं कि हमारे पास कॉमन सॉल्ट. ये बताती है कि एक एटम कितने और एटम से कंबाइन हो सकता है. दैट इज वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विद अदर एटम्स. चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. ये है मेरा दोस्त मिस्टर इंकी. ये एक ऑक्टोपस है और ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं और हम ह्यूमंस के ऑक्टोपस का वैलेंसी कितना होगा? अब अगर हम मिस्टर इंकी के हर हाथ को ह्यूमन सर 0 नहीं 8 होगा. 8 लेकिन मैं तो केमिकल बात में कह रहा हूं. केमिकल में 0 है, लेकिन ऐसे ऑक्टोपस को 8 आदमी पकड़ सकते हैं तो 8 होगा ना. और एक एक आदमी 2-2 करके पकड़ा हुआ है. यस सर. के हाथों से कुछ इस तरह लॉक कर दें कि मिस्टर इंकी का एक भी हाथ खाली ना रहे. तो ऐसा करने के लिए कितने ह्यूमंस चाहिए? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया. आंसर है 4. मिस्टर इंकी को हम I से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और ह्यूमंस को M से. तो क्या हम उनके यूनियन को IM4 जैसे फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? है ना? यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट में 4 है वो मिस्टर इंकी के साथ इन्वॉल्व नंबर ऑफ ह्यूमंस को इंडिकेट करता है. सिंपल है ना? चलिए अब हम इसी चीज को कंबाइनिंग कैपेसिटी से समझते हैं. हमने देखा कि मिस्टर इंकी की कंबाइनिंग कैपेसिटी है 8 और ह्यूमंस की 2. अगर हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है I2M8. इसको हम सिंप्लीफाई करके IM4 भी लिख सकते हैं. सिमिलरली एटम्स के भी ऐसे ही हाथ होते हैं जिनको हम वैलेंसी कहते हैं. ये कुछ एलिमेंट्स और उनकी वैलेंसी की लिस्ट. इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. तो आपका जितना जो है ना सब समझ में आ गया. जो जितना बोल रहे थे कैसे सर समझ में आएगा 1 से 20 को, तो इसको थोड़ा सा याद करना है 1 से 20 तक. ठीक है?
पूरा लिखा हुआ है, देखिए नंबर, एलिमेंट, वैलेंसी पूरा लिखा हुआ है ना। तो इसमें अपन खाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जोड़ लेंगे, एक चार्ट बना लेंगे और अपन एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें लिख लेंगे, तो समझ में आ जाएगा कैसे हुआ, है ना। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि रियलिटी में वैलेंसी सिर्फ 0 और 4 के बीच में वेरी करती है। इस बात का ध्यान रखें कि आयंस के लिए वैलेंसी उनके चार्ज के एग्जैक्टली इक्वल होती है। आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फर्स्टली केमिकल फॉर्मूला लिखते समय हमेशा ध्यान रखें कि मेटल या कैटायन हमेशा पहले लिखते हैं और नॉन मेटल या एनायन को बाद में। इसी चीज को हम तब भी फॉलो करते हैं जब हम केमिकल कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं। इसमें मैग्नीशियम जो कि पहले आता है एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल। दूसरा ये कि एक एटम की वैलेंसी या चार्ज हमेशा बैलेंस्ड आउट होना चाहिए, जैसे कि हमने मिस्टर इंकी के हाथों के साथ किया था। यहाँ मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2 और क्लोरीन की 1। क्या आप इसका फॉर्मूला गेस कर सकते हो? जी हाँ, MgCl2। बहुत अच्छे, आपने तो बहुत जल्दी सीख लिया। इसे क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? आपको उनकी वैलेंसीज तो पता ही है। सिंप्लीफिकेशन के बाद फॉर्मूला बनता है CO2। समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हो रहा है? C का कितना हो गया? 4, ऑक्सीजन का हो गया 2, तो ऑक्सीजन का CO2, तो C2O4 हुआ, तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर दिया ना। जैसे कि ये HCF पे सिर्फ नहीं करना है, इसको डिवाइड करके छोटा कर देना है, तो CO2 हो गया, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह बना है सर मतलब। हाँ, तो ये CO2 हो जाएगा, है ना। के बाद फॉर्मूला बनता है CO2। सिंपल कंपाउंड्स जो कि सिर्फ 2 एलिमेंट से बने होते हैं उन्हें बाइनरी कंपाउंड भी कहा जाता है। ऐसे कंपाउंड्स का नाम लिखते वक्त उनके नाम में सफिक्स IDE यूज होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन सल्फाइड, कैल्शियम ब्रोमाइड और बहुत सारे। अब फाइनली अगर कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं तो उन्हें ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट। इसको अभी समझना नहीं है, नहीं तो दिमाग घूमने लगेगा। इसको बाद में हम लोग समझेंगे, पॉलीएटॉमिक वाला बाद में समझेंगे, ठीक है। अभी बाय एटॉमिक तक समझ जाते हैं बात, है ना। तो इतना तक तो समझ में आ गया, है ना। तो इसको जो सारी चीज को हम लोग सेट कर देंगे। अब वैलेंसी इसको लिखना है और कैसे फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। पहले हम लोग 10-12 स्टूडेंट थे, अभी 8 हो गए हैं। जितना बढ़ रहा है उतना घट रहा है ना, टाइम बढ़ रहा है तो ये डिस्प्रोपोर्शनल रेशियो से घट रहा है स्टूडेंट का रेशियो। हाँ सर, मुझे भूख भी लग रहा है। हाँ ठीक है, भूख लग रहा है, अभी इसको खत्म करना है इंशाल्लाह। अगला क्लास में करेंगे, लेकिन बात समझ में आ गई है ना। सबको समझ में आया कि नहीं? एक बार हाथ दिखा दो, फिर खत्म करते हैं। एक बार लाइक साइन दे दीजिए सब। ठीक है। मारूफ, अहसान, रजा, हाँ ठीक है, ओके। चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सर।